हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल एलटी ग्रेड यानी कल रविवार था ना, तो कल एलटी ग्रेड की परीक्षा हुई है। इंग्लिश और मैथ की परीक्षा हुई है। उपस्थिति तो ठीक ठाक रही, लगभग 98% उपस्थित रहे मैथ में। और मैथ का ये पेपर आप यहाँ पर देखिए, तो पेपर काफ़ी टफ था और मतलब समय तो लग रहा था। बहुत कम ही अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिन्होंने सभी 20 प्रश्नों को हल किया होगा, नहीं तो प्रश्न तो छूटे होंगे लोगों के, क्योंकि लेबल जो है ना वो काफ़ी जो है जैसे कैली हैमिल्टन प्रमेय होता है, ये थोड़ा लेंदी होता है, इसको सिद्ध करना था। निम्न श्रेणी की अभिसरण जांच कीजिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ फॉलोइंग सीरीज। तो जो प्रश्न पूछे गए हैं, तो पेपर थोड़ा टफ रहा। ये जो एस्पिरेंट कल परीक्षा में बैठे हैं उनकी राय यही है कि गणित का पेपर टफ था। अंग्रेजी का जो पेपर रहा ये मिला जुला रहा। दोस्तों आपको बता दें कि जो मुख्य परीक्षा होती है 3 घंटे की होती है, और जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें 20 प्रश्न होते हैं। इसमें खंड अ होता है, जिसमें खंड अ में 10 प्रश्न लघु उत्तरी होते हैं, और जो खंड ब होता है वो 10 प्रश्न लॉन्ग आंसर टाइप होते हैं, दीर्घ उत्तरी होते हैं। तो जो लघु उत्तरी प्रश्न होते हैं उसमें 125 प्रश्न 125 शब्द, और जो लॉन्ग आंसर टाइप होते हैं दीर्घ उत्तरी, उसमें 200 शब्दों की सीमा रहती है। तो यहाँ पर आप अंग्रेजी को देख सकते हैं। अंग्रेजी में काफ़ी चीज़ें ऐसी थीं जो कि आसानी से की जा सकती थी, लेकिन मैथ वाला जो पेपर था ये टफ रहा था। तो मतलब ये है ना कि अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं तो आपके लिए तो बस एक ही राय है कि आप अपना जो मैक्सिमम टाइम है वो अपनी स्टडी को दें, और वो सारे पैटर्न, वो सारे क्वेश्चंस आप करें जो कि पीवाईक्यूज के रूप में पूछे जा रहे हैं। मतलब पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको तो हल करना ही करना है, क्योंकि वहाँ से गलती नहीं चलेगी। दूसरी बात ये कि टाइम पास मत करिए। टाइम पास करने वाले लोग कतई सफल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि पेपर का लेवल अब हार्ड होता चला जा रहा है। फिलहाल अभी देखना ये कि आगामी जो परीक्षाएं होती हैं तो उसमें किस प्रकार का पेपर आता है। हालांकि आप लोग तैयारी अपने लेवल से, यानी कि टफ लेवल को मान करिए। पेपर सरल आएगा, मॉडरेट आएगा, या फिर और कठिन हो जाएगा, ये तो समय ही बताएगा। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर कुछ दिक्कतें भी अभ्यर्थियों के सामने आ रही हैं। एक बड़ी दिक्कत तो यही आ रही है कि जीडीसी की परीक्षा ये 31 मई को होने जा रही है, और जीडीसी 31 मई को ही बीएड की प्रवेश परीक्षा भी करवाई जा रही है। दो बड़ी परीक्षाएं हैं। जीडीसी में निश्चित रूप से संख्या कम होगी, लेकिन बीएड में तो बहुत सारे बच्चे शामिल होंगे। तो आने जाने का जो कन्वेंस होगा इस भीषण गर्मी में, एक दिक्कत तो है। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो कि मांग कर रहे हैं कि जीडीसी, बहुत सारे लोग इस बार जो मतलब जीडीसी का फॉर्म भरे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बीएड भी करना चाहते हैं। तो उसमें डिमांड ये हो रही है कि दोनों परीक्षाएं अगर एक दिन करवाई जाती हैं तो ट्रैफिक बहुत होगा रोड पर, और इसलिए परीक्षा को थोड़ा सा आगे पीछे किया जाना चाहिए। अब देखना ये होगा कि कौन सी परीक्षा आगे पीछे होती भी है या नहीं होती है। वैसे तो संभावना दोस्तों मुझे बहुत कम लग रही है कि कोई परीक्षा इसमें आगे पीछे होगी, क्योंकि जीडीसी में ऑलरेडी आपको पता ही है कि बीएड का कोई मतलब होता नहीं है। जीडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, आपको पता ही है कि इसमें जो है, जो नेट क्वालिफाइड होते हैं, जो पीएचडी वाले होते हैं, सिर्फ वही लोग इसमें फॉर्म भरते हैं। जीआईसी में इस बार बीएड कंपलसरी कर दिया गया है। बहुत सारे बच्चे इस बार आवेदन नहीं कर पाए हैं, और वो ड्यू टू उनके पास बीएड का सर्टिफिकेट नहीं था, तो वो बीएड करना चाहते हैं। तो हालांकि जो जीआईसी की परीक्षा है ये 14 तारीख को होगी, लेकिन उसके एक दिन पहले बायोलॉजी, जीव विज्ञान की मुख्य परीक्षा करवाई जा रही है। 13 जून को बायोलॉजी की परीक्षा और 14 जून को जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा करवाने की तैयारियां चल रही हैं। तो 2 बड़ी परीक्षाएं, और इनकी तिथियां आपस में टकरा रही हैं, 13 जून और 14 जून। अभ्यर्थी खासे परेशान हैं, और इस मुद्दे को लेकर अभ्यर्थी जो हैं वो आयोग भी गए हैं। ज्ञापन में एलटी की मुख्य परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने की मांग की गई है कि जो जीव विज्ञान की परीक्षा है ये जीआईसी प्रवक्ता के बाद करवाई जाए। अभी देखना ये होगा कि सरकार या फिर आयोग इस पर क्या निर्णय लेते हैं। तो यहाँ पर दोनों दिक्कतें तो बनी हुई हैं। 31 तारीख को बीएड की भी परीक्षा है, 31 तारीख को जीडीसी की परीक्षा है, 13 को जीव विज्ञान की परीक्षा है, 14 को जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा है। अब देखना होगा कि इसमें किस प्रकार से बदलाव होता है, या फिर अभ्यर्थियों की इस मुश्किल को दरकिनार करके सिर्फ अपना ही काम करता है आयोग। वैसे मेरा एक अनुभव ये रहा है ना दोस्तों,
मैंने विगत 10 सालों में यही देखा है कि आयोग की अगर अपनी कोई दिक्कत नहीं होती है तो वो परीक्षा अभ्यर्थियों के लिए तो नहीं टालता है। वो अलग बात है कि एक कोई बड़ा आंदोलन हो जाए, मतलब कुछ ज़बरदस्त तरीके से कुछ दिक्कतें खड़ी हो जाएं तो आयोग जो है परीक्षा भले टाल दें, लेकिन आयोग अगर एक बार तैयारी कर लेता है तो वो परीक्षा करवा के मानता है। बहुत ही कम हुआ है कि आयोग की कोई दिक्कत ना हो और आयोग परीक्षा टाल दे। अभ्यर्थियों को ध्यान में रखकर देखना होगा कि आयोग क्या करता है। यूपी में 21,508 शिक्षक और अनुदेशक भर्ती होंगे। मुख्यमंत्री ने यह बात कही है तो निश्चित रूप से इससे अभ्यर्थियों को थोड़ी सी राहत तो मिली होगी। लेकिन फिलहाल दोस्तों ये जो 21,508 शिक्षक हैं और अनुदेशक हैं तो इसमें जो शिक्षकों की संख्या है वो 11,508 है, बाकी जो हैं वो अनुदेशक होंगे। फिलहाल शिक्षकों की इस भर्ती का अध्याचन शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज को भेज दिया गया है। ये शिक्षक खास तौर से नगरीय क्षेत्र में भर्ती किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने 10,000 और अनुदेशकों की भर्ती की घोषणा की है। ये अनुदेशक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त किए जाएंगे। इससे छात्र शिक्षक अनुपात भी बेहतर होगा। राज्य सरकार वर्ष 2018 में की गई 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद अब इन भर्तियों को करने जा रही है। मुख्यमंत्री रविवार को लोक भवन सभागार में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित 24,717 अंशकालिक अनुदेशकों के सम्मान समारोह एवं बढ़े हुए मानदेय के चेक वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने इस भर्ती की घोषणा की है। तो आने वाले समय में कुछ नई भर्तियां भी देखने को मिलेंगी। अभी आपको पता ही चला है कि 23,000 से ज़्यादा टीजीटी पीजीटी प्रिंसिपल वगैरह की जो भर्ती है उसका अध्याचन भी शिक्षा सेवा आयोग को भेज दिया गया है। और अब यहाँ पर 11,500 शिक्षक और 10,000 अनुदेशकों की भर्ती के बारे में भी बात कही जा रही है। और दोस्तों रही बात ये कि बहुत सारे बच्चे जो वेट कर रहे हैं विज्ञापन संख्या 52 असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो अभी इसका जो अध्याचन है वो अगले महीने भेजा जाएगा। तो भर्ती तो आएगी, एक बात होता है कि भर्ती आएगी। और दूसरी बात ये कि जो लोग अभी तक, मैं पुनः आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि विज्ञापन संख्या 51 के अंतर्गत जो लोग बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन किए थे पिछले साल, हालांकि 2 बार आवेदन रद्द हुए हैं, तीसरी बार जो मौका दिया गया है तो ध्यान दीजिएगा कि समय आपके पास बहुत कम बचा हुआ है। 28 तारीख तक समय है, आज 18 तारीख है, 10 दिन का समय आपके पास और है। तो आवेदन आप करना शुरू कर दीजिए। अदरवाइज हो सकता है कि आपके पास कोई सर्टिफिकेट हो या फिर कोई दिक्कत आ सकती है कि ये चीज़ नहीं है यार, इसको बनवाने में तो 3-4 दिन लग जाएगा। तो बिफोर टाइम आप कर लीजिए ताकि आपकी जो मुश्किलें हैं वो समय से हल हो सकें, ठीक है। और फिलहाल आज के अखबारों में कुछ और भी खबरें हैं, जैसे कि शिक्षक भर्ती के बारे में कहा जा रहा है कि बरेली में सर्वाधिक 888 पदों पर शिक्षकों की भर्ती होगी। और इसके बाद कानपुर नगर में 758, मेरठ में 635, अलीगढ़ में 492, गाजियाबाद में 405 शिक्षक, लखनऊ में 444, सहारनपुर में 448, वाराणसी में 378, आगरा और फर्रुखाबाद में 315, मथुरा में 255, बुलंदशहर और फिरोजाबाद में 245 पद खाली हैं, जबकि अमरोहा में 230, जालौन में 232, मुजफ्फरनगर में 186, बदायूं में 196, मिर्ज़ापुर। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस शहर में कितनी सीटें जो हैं वो खाली हैं। तो आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। फिलहाल अभी विज्ञापन जारी होगा तो आपको पता चली जाएगा। दिल्ली में भी एक बड़ा बदलाव किया जा रहा है। 2 दिन वर्क फ्रॉम होम की बात की जा रही है। समय में बदलाव किया जा रहा है ताकि मतलब एक साथ जो ऑफिस के लोग हैं बाहर ना आएँ, सड़कों पर जो आपाधापी मस्ती है उससे बचा जा सके। लोगों से कहा जा रहा है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो पब्लिक कन्वेंस है उसका इस्तेमाल करें, निजी जो आपकी गाड़ियां हैं उसका इस्तेमाल ना करें। और जो कंपनियां हैं, जो प्राइवेट कंपनियां हैं, उनसे भी कहा गया कि मैक्सिमम आप जो काम है वो वर्क फ्रॉम होम करवा लें। तो ऊर्जा बचाने की यहाँ पर जो है पहल की गई है और मैं भी इसका समर्थन करता हूँ। दोस्तों वर्तमान समय में ऊर्जा संकट वाकई में मौजूद है और इसलिए जो भी आप कर सकते हैं देश के लिए आप करिए। नीट यूजी का पेपर बनाने वाला पूरा पैनल जांच के दायरे में, आप देख रहे हैं दोस्तों। ऐसा पहली बार हुआ है जब परीक्षा कराने वाली एजेंसी के अंदर से ही पेपर लीक का सूत्रधार, मतलब जो 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, कुलकर्णी और मंधारे मिले हैं। और इस खुलासे के बाद पैनल के दूसरे सदस्य और एनटीए के कुछ अधिकारी भी जांच के दायरे में आ गए हैं। सीबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नीट पर्चा लीक मामले में महाराष्ट्र से शुक्रवार को कथित सरगना सेवानिवृत्त रसायन विज्ञान प्रवक्ता पीवी कुलकर्णी और शनिवार को बृहस्पति विज्ञान प्रवक्ता मनीषा मंधारे को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों नीट पेपर बनाने वाली समिति में शामिल थे। आरोप है कि समिति में होने के कारण पेपर में शामिल गोपनीय प्रश्नों तक पहुंच होने का फ़ायदा उठाकर इन्होंने
पेपर लीक करवाया था। मैं तो दोस्तों यही कहता हूँ कि जो लोग पेपर लीक करवाते हैं उनको सीधे सीधे फांसी होनी चाहिए, इससे कम कोई भी मतलब सज़ा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये वाकई एक बहुत ही मतलब बहुत बड़ी आपदा है उन बच्चों के लिए जो कड़ी मेहनत करते हैं और जो दिन रात एक कर देते हैं, अपने नींद का, अपने चैन का, मेंटल जो उनकी हेल्थ है उसका सेक्रीफाइस करके तैयारी करते हैं और अंततः उनको क्या मिलता है। तो ऐसे लोग चंद रुपयों के लिए अपनी ज़मीर तो बेचते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ सबके लिए एक बहुत बड़ी दुर्व्यवस्था खड़ी करते हैं। इनका अपराध अक्षम्य है। सीबीएसई सिर्फ 100 रुपये पुनर्मूल्यांकन शुल्क लेगा। तो शिक्षा मंत्रालय ने सीबीएसई की कक्षा 12वीं की परीक्षाओं में ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली से अंकों पर असर की चिंताओं को रविवार को खारिज कर दिया। साथ ही पुनर्मूल्यांकन तथा उत्तर पुस्तिका सत्यापन शुल्क घटाकर 100 रुपये करने की घोषणा की है। चलो ये काम भी अच्छा ही है। यूपी में अगले 4 दिन भीषण गर्मी पड़ेगी। दोपहर के वक्त घर से बाहर निकलने से बचें। तो तापमान में 3 से 4 डिग्री की वृद्धि होने की बात यहाँ पर कही जा रही है। तो बिल्कुल मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपना बचाव ज़रूर करें, क्योंकि अगर आपका स्वास्थ्य सही है तभी आप अपने पढ़ाई लिखाई को, अपने परिवार को और बाकी कामों को कर पाएंगे। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।